लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, और आज हम ट्रेडिशनल थ्योरी और एमएम अप्रोच के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि ट्रेडिशनल थ्योरी बोलती क्या है। ट्रेडिशनल थ्योरी हमारी ये बोलती है कि जैसे जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन अपनी होल्डिंग्स में इंक्रीज करते रहते हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज तो होगी बट अप टू ए सर्टेन लिमिट तक होगी। ओके, उसके बाद जैसे जैसे हम और डेट का यूज करते रहेंगे वैसे वैसे हमारी इक्विटी भी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होती रहेगी। ओके, तो इसी चीज को दिखाने के लिए आज ये ट्रेडिशनल थ्योरी का एक एग्जांपल है। ओके, तो अब ये एग्जांपल बोलता है कंप्यूट करना है हमें वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, व्हेन और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें निकालनी है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, एबिट दे रखी है हमें 2 लाख रुपए। ओके, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है फर्म की वो है 10 लाख रुपए। ओके, और यहाँ पर क्या बोल रखा है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें गिवन है 10%, 11% और 15% का। बट यहाँ पे 3 अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या बोलती है, फर्म यूजेस नो डेट। जब फर्म के अंदर ऑल इक्वी है, मतलब 10 लाख रुपए टोटल ओवरऑल आपने कहा से इक्विटी से अरेंज कर रखे हैं, यहाँ पे डेट का प्रोपोर्शन 0 है। ओके, तब हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखे 10% का। और जब सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है, फर्म यूजेस 4 लाख एज ए डेट। ओके, तो यानी कि 10 लाख रुपए में से 4 लाख तो आप डेट के यूज कर रहे हो, तो बाकी इक्विटी का पोर्शन कितना बचा, 6 लाख रुपए का। ओके, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दूसरी सिचुएशन में हमें गिवन है 11% का। और थर्ड सिचुएशन क्या बोलती है, फर्म यूजेस 6 लाख एज ए डेट। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विटी का प्रोपोर्शन आ गया 4 लाख रुपए का और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमारा है 15% का। ओके, और आगे क्या बोलते हैं, एज्यूम करो डेट 4 लाख का जो रेज किया उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का, और जो 6 लाख रुपए हमने डेट रेज कर रखा है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% का। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें 3 सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जब फर्म यूज कर रही है कोई भी डेट नहीं है, दैट इज ऑल इक्वी फर्म है। ओके, और जब डेट यूज कर रही हैं आप 4 लाख डेट यूज कर रहे हैं, सेकेंड सिचुएशन में 4 लाख डेट एट द रेट ऑफ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां पर कंपनी कोई भी डेट का यूज नहीं कर रही, यहां पर 4 लाख डेट का यूज कर रही है। और थर्ड सिचुएशन में क्या है, 6 लाख एज अ डेट एट द रेट ऑफ 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये 3 सिचुएशंस होगी, इन तीनों के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट इज ईबिट हमें गिवन है, तो वो तो तीनों केसेस में सेम ही रहेगी, दैट इज 2 लाख रुपीज। ओके, अब इसके अंदर से हम क्या इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। ओके, तो माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट। बट एक बात यहां पे देखने वाली ये है कि फर्स्ट सिचुएशन में हमारा डेट का कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है, यहां पे क्या लिख रहा है, नो डेट। तो जब डेट का हम यूज ही नहीं कर रहे तो डेट के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना, तो दैट मीन्स यहां पर आ जाएगी वैल्यू निल। ओके, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना क्योंकि ये ऑल इक्वी फर्म है। ओके, सेकंड सिचुएशन में हम डेट का प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं, 4 लाख के डेट यूज कर रहे हैं। ओके, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। ओके, तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा 20,000 रुपीज इंटरेस्ट का आ जाएगा। ओके, 4 लाख का 5%, तो यानी कि यहां पर हम माइनस कर देंगे 20,000 रुपए फॉर द इंटरेस्ट। ओके, सेम अलग से नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, 6 लाख का जब हम डेट यूज कर रहे हैं तो 6 लाख के ऊपर हमें 7% के हिसाब से इंटरेस्ट पे ऑफ करना है, दैट मीन्स 42,000 यहां पर इंटरेस्ट के चले जाएंगे। ओके, तो ये माइनस कर दो, तो यहां से अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ जाएगा। ये पैसा जो बचेगा वो तो इक्विटी का ही है, तो यहां पर तो जब डेट ही नहीं है तो सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का ही है, तो दैट मीन्स 2 लाख रुपए। यहां पे माइनस करेंगे तो 1,80,000 रुपए। ओके, और इसमें से करेंगे तो 1,58,000 रुपीज। तो ये आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ओके, अर्निंग इक्विटी की ये है, और इक्विटी की कैपिटलाइजेशन रेट हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे ये तीनों सिचुएशन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में कैपिटलाइजेशन रेट हमारा 10% का, मतलब 10% हमने अर्न किया। ओके, सेकंड सिचुएशन में है 11% एंड थर्ड सिचुएशन में हमारा है 15%। ओके, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, इक्विटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं हम, 2 लाख 10% की वैल्यू है। ओके, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ओके ऑब्वियसली सीधा ये 20 लाख रुपए हो जाएगी, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ओके,
और इन सेम सिचुएशन में सेकंड सिचुएशन में क्या है, 11% की वैल्यू है 1,80,000, तो 1% की निकालेंगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू कर देंगे 100% की वैल्यू इंटू 100। ओके, तो यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 16,36,363। ओके, तो ये आ गई सेकंड सिचुएशन में वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, और थर्ड सिचुएशन में 15% की वैल्यू हमें गिवन है 1,58,000 पे, तो ओवरऑल जब हम निकालेंगे 100% की वैल्यू तो वो आ जाएगी 10,53,333। ओके, इसको आप कंप्यूट करके देख सकते हो। तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, अब देख लेते हैं वैल्यू ऑफ डेट। डेट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है। ओके, वैल्यू ऑफ डेट तो हमें गिवन ही है, यहां पर ये देख लो, यहाँ फर्स्ट सिचुएशन में तो डेट है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू तो आ गई निल। ओके, सेकंड सिचुएशन में डेट की वैल्यू है हमारी 4 लाख रुपए की। ओके, और थर्ड सिचुएशन में हमारी वैल्यू ऑफ डेट है 6 लाख रुपए की। ओके, और वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे अब हम, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है ना। ये देखो, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर डेट तो है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई हमारी डायरेक्टली 20 लाख रुपए की। और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 36,363, 20,36,363। ओके, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये आ जाएगी 16,53,333। ओके, तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट मींस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, देखो हमने कमाया कितना, एबिट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाए कितने पे, कितना हमें लगाया हमने 20 लाख, 20 लाख रुपए लगा के हमने 2 लाख रुपए अर्न किए। ओके, तो दैट मींस डायरेक्टली आ गया हमारा यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ। ओके, केओ से डिनोट करते हैं इसको। तो ये डायरेक्टली 10% आ गया, हमने कमाया कितना, 10%। 2 लाख रुपए लगाए थे, उसमें 20 लाख रुपए लगा के हमने 2 लाख रुपए अर्न किए, तो दैट इज 10%। ओके, और सेम वे में हमने क्या किया, जब हमने 20,36,363 रुपए लगाए यहाँ पे, तो हमने हमारी अर्निंग तो कितनी हुई, 20 लाख रुपए की। तो यहाँ पे हमारा रेट क्या आ जाएगा, ओवरऑल 9.83%। ओके, थोड़ा हमने कम कमाया। ओके, मतलब ये कॉस्ट आ गई ना, कंपनी की तो कॉस्ट है। ओके, तो वो कितनी है, 9.83%। एंड सेम वे थर्ड केस में क्या आ जाएगी, 12.09% की। ओके, समझ आ रही है। तो अब इससे हमें क्या चीज दिखती है, देखो हमने वैल्यू ऑफ द फर्म भी निकाल ली तीनों की सिचुएशन में, और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमने तीनों केस में निकाल ली। ओके, तो इससे क्या हम डिनोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते रहते हैं, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बार तो कम हुई। ये देखो, पहले 10% की हमारी कंपनी की कॉस्ट थी ये। ओके, ओवरऑल कॉस्ट कंपनी की थी कितनी, 10% की। जैसे जैसे आपने डेट का प्रोपोर्शन यहां से इंक्रीज किया, 4 लाख और डेट आपने इंक्लूड करे, तो वैसे वैसे कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम होगी, बट एक सर्टेन लिमिट तक की हुई। क्यों, क्योंकि थर्ड सिचुएशन में देखो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, दैट इज 12%। 10% तो वैसे ही आ रही थी जब हम ऑल इक्विटी यूज कर रहे थे, बट वो पहुंच के कहां पहुंच गई, जब हमने 6 लाख डेट का यूज किया, तो दैट इज 12.09% की हमारी ओवरऑल कॉस्ट आ गई। ओके, और जितनी कॉस्ट ज्यादा आएगी उतनी वैल्यू ऑफ द फर्म कम आएगी। सिंपल है ये तो। ओके, जितनी कॉस्ट ज्यादा की ओवरऑल कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी, उतनी वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी कम आएगी। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो, पहले 20 लाख रुपए वैल्यू ऑफ द फर्म आ रही थी। ओके, फिर ये वैल्यू हमारी बढ़ गई जब हमने डेट का प्रोपोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी इंक्रीज होगी। बट हमने जब डेट का और प्रोपोर्शन यूज करा, तो वहां पर जब हमने 6 लाख रुपए के डेट यूज किए, तो वहां पे वैल्यू ऑफ द फर्म घट गई और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई। ओके, तो यही चीज हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी बोलती है कि भाई जैसे जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते जाएंगे, एक लिमिट तक तो आपको उससे फायदा होगा, बट एक लिमिट के बाद आपको उससे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, दैट इज आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी एक लिमिट के बाद। ओके, तो आइए ये ट्रेडिशनल थ्योरी का एक डायग्राम है, इसको भी देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलती है, ट्रेडिशनल थ्योरी ये बोलती है कि जैसे जैसे आप डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका एक बार तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। ओके, फिर सेकंड सिचुएशन में जब आप पहुंच जाएंगे कुछ एक लिमिट के बाद, जब आप डेट का प्रोपोर्शन और ज्यादा इंक्रीज करते रहेंगे, तो आपको जो ओवरऑल कॉस्ट का बेनिफिट मिल रहा था वो मिलना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, और फिर क्या होगा, जब उससे भी ज्यादा आप पॉइंट पे आप डेट को इंक्रीज कर देंगे, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज हमें बताई गई थी और ये चीज हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखी भी। ओके, तो यहाँ पर 3 सिचुएशन आती है, सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोलती है,
यहाँ पर आपका इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी और कॉस्ट ऑफ डेट आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, और जैसे जैसे आप डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होती रहेगी। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हमें बता दिया। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, जब आप एक लिमिट के बाद और डेट का इंक्रीज करते रहेंगे प्रोपोर्शन, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो पैसा आपको डेट के इंक्रीज करने से, प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से मिला, वो आपका इक्विटी वालों को देने में लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, जब आप एक लिमिट के और बियॉन्ड डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आप डेट पे डिपेंडेंट ज्यादा हो गए। ओके, तो डेट वाला अब अपनी मनमानी कर सकता है। अगला अपनी मनमानी करेगा तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा। ओके, तो थर्ड सिचुएशन में क्या है, तो आप डेट पे डिपेंडेंट हो गए हो। ओके, तो इसने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ओके, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो पहले भी इंक्रीज हो ही रही थी, तो उनका तो रिस्क बढ़ गया। ओके, क्योंकि कंपनी सारी डिपेंड होगी डेट पे, इक्विटी वालों का तो प्रोपोर्शन ही कम रह गया। तो यहां पर क्या हुआ, इक्विटी वाले ने भी अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर दी। इवन इसको हम एजेंसी कॉस्ट भी बोलते हैं, तो एजेंसी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ओके, तो इससे क्या हुआ, डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होगी। जब दोनों ही कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी थर्ड सिचुएशन बोलती है। तो अगर पूछा जाए कि ऑप्टिमम सिचुएशन कौन सी है इन तीनों सिचुएशन में से, तो हम बोलेंगे सेकंड सिचुएशन इज द ऑप्टिमम। क्यों ऑप्टिमम है, क्योंकि सेकंड सिचुएशन में आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट थी वो मिनिमम आ रही थी। इससे नीचे तो गई नहीं, यहां से देख लो, यहाँ पे ऊपर थी, फिर नीचे आई, फिर इस स्टेज में ऑलरेडी मिनिमम ही रही है। ओके, तो हम डेट का प्रोपोर्शन यहां तक यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड सिचुएशन तो हमारी वर्स्ट ही है। ओके, तो यहां पे हमने देख भी लिया कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आइए क्वेश्चन एमएम अप्रोच, दैट इज द मोदिग्लानी मिलर अप्रोच का भी हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, कंपनी ए एंड बी आर टू सिमिलर बिजनेसेस। ओके, कंपनी ए इज अनलिवर्ड। अनलिवर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डेट का प्रोपोर्शन यूज नहीं किया गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल इक्विफॉर्म भी बोल सकते हैं कंपनी ए को। वेयर एज द कंपनी बी इज लीवर्ड। लीवर्ड कौन सी होती है, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का प्रोपोर्शन होता है। ओके, विद 2 लाख रुपए के डेट है जिसके ऊपर 5% इंटरेस्ट है। ओके, बोथ कंपनी अर्न 50,000 रुपए बिफोर टैक्स। ओके, एंड आफ्टर टैक्स कैपिटलाइजेशन रेट हमें गिवन है, दैट इज द 10%, और कॉर्पोरेट टैक्स है 40% का। कैलकुलेट करने मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म्स। ओके, तो यहाँ पे दो फर्म है, फर्म ए एज वेल एज द फर्म बी। ओके, तो यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन है, दैट इज 50,000 ईच। तो दोनों ने 50,000 रुपए कमाया। ओके, तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं इसमें से इंटरेस्ट का। ओके, इंटरेस्ट फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं क्योंकि डेट का प्रोपोर्शन ही नहीं है। ओके, सेकंड में हमारा डेट का प्रोपोर्शन है, दैट इज 2 लाख के ऊपर हमने 5% पे ऑफ करना है, दैट इज 10,000 रुपीज। ओके, तो बचा कितना, 40,000 रुपए, और यहाँ पर बचा 50,000 रुपए। तो ये है क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, क्योंकि हमें टैक्स रेट गिवन है। अब अगर हम इसमें टैक्स रेट हमें गिवन है तो टैक्स कितना है, 40% का। ये टैक्स रेट दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%, तो 40% हम इसमें से डायरेक्टली टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 50,000 का 40% हो गया 20,000 पे, तो 20,000 पे टैक्स इसको पे ऑफ करना पड़ेगा, और 40,000 का 40% हो गया आपका 16,000 पे। ओके, तो ये बचा क्या, ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब 50,000 रुपए में से 20,000 का हमने टैक्स पे ऑफ कर दिया तो हमारे पास बचेगा 30,000 पे कंपनी ए के पास, और फर्म बी के पास बचेगा 24,000 रुपए। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, और हमें आफ्टर टैक्स कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है, दैट इज 10%। ओके, तो यहां पर कैपिटलाइजेशन रेट या आफ्टर टैक्स या तो इसी से कंप्यूट करेंगे, तो यहां पर दोनों के अंदर ही कितना है, 10% है। ओके, तो यहां पर मार्केट वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्विटी की। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपए डायरेक्टली आ जाएगी। ये तो क्यों, 10% की वैल्यू 30,000 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख, और इसके अंदर कितनी हो जाएगी, 2,40,000। और कैसे निकालते हैं इसको, 10% इज इक्वल टू 30,000। ओके, तो 1% की निकालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 10, और 100% की निकालने के लिए 30,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो 3 लाख रुपए इक्विटी की आ गई दोनों में, और इसके अंदर आ गई 2,40,000 रुपए, और मार्केट वैल्यू हमें डेट की गिवन है। फर्स्ट में तो डेट है ही नहीं तो नील आ गई, सेकंड में हमारा डेट कितना है, 2 लाख रुपए का। ओके, तो यहां पर जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई,
ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई, यहाँ पे क्या आएगी 3 लाख रुपए, ओके, और यहाँ पर आ गई 4,40,000 रुपए। ओके, तो एज यू कैन सी दोनों में आप देख के ये चीज आराम से बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कौन सी थी, बी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ये चीज बोलते हैं, ठीक है। और एमएम अप्रोच हमारी क्या बोलती है, अब यहाँ पे हम पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल लेते हैं एक बार। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपए हमने कमाया और उसके लिए हमने लगाया कितना 3 लाख रुपए। ओके, तो क्या आया 50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू में 100, दैट इज 16.67%। ओके, और सेकंड में हमने 50,000 रुपए कमाया 4,40,000 रुपए लगा के, तो ये आ गया 36% हमने कमाया, दैट मीन्स कंपनी की कॉस्ट है ये। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट कंपनी की आ गई 16.67% और बी फर्म की आ गई 11.36%। तो हम यहाँ पे ये भी चीज कह सकते हैं कि जब कंपनी डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज करती है तो वहां पे कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। ओके, एज यू कैन सी, और वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा आती है, कॉस्ट कम हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म तो ज्यादा आएगी ही आएगी। ओके, तो यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ओके, तो अब क्या होता है, अब एमएम अप्रोच क्या बोलती है, ऐसी कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, ऐसी कोई भी सिचुएशन प्रिवेल नहीं करती, बट अगर इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर कंपनी बी में से अपने स्टेक को कम करके कंपनी ए की इक्विटी में लगा देगा विद पर्सनल लीवरेज। ओके, पर्सनल लोन लेके वो उसको ए में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पे उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ओके, और ये तब तक करता रहेगा जब तक मार्केट वैल्यू दोनों फर्म्स की सेम नहीं आ जाती। तो ये हमारी क्या बोलती है, एमएम अप्रोच। ओके, समझ आ गया, तो यही है बस हमारा एमएम अप्रोच का। ओके, थैंक यू वेरी मच।